निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तिलहन जो है आपका, ये शामिल नहीं है राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में। ओके, बाकी गेहूं, चावल, दलहन ये है। भारत में सर्वाधिक उगाई जाती है चावल, पहला नंबर, दूसरा गेहूं और तीसरा नंबर पर मोटा अनाज और चौथा नंबर पर दलहन है। ओके, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, प्रत्येक वस्तु जो होती है इंतजार तो कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, ये किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ओके, इनमें से कथन जो है बताना कौन सही है। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई थी। ओके, और जीआईसी के अंतर्गत में चालू किया गया था। ओके, जीआईसी एलआईसी होता है ना वो। भारत में फसल बीमा कब चालू हुए थे? 1985 में। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। कैसी जलवायु? सस्य जलवायु की संख्या कितनी है? 9 है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब चालू हुआ था? 1977 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। काम के बदले अनाज कब चालू हुआ था? 1977 में। ओके, क्या चालू हुआ था? काम के बदले अनाज 1977 में चालू हुआ था। उपयुक्त 3 डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। ठीक है, दोनों सरसों का येलो क्रांति से है। नेक्स्ट है, एग मार्क एक्ट कब लागू किया गया है? एग मार्क एक्ट 1937 में लागू किया गया था। एग मार्क कब लागू किया गया? 1937 में। ओके, एग मार्क एक्ट कब लागू किया? 1937 में। ओके, अब भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952 को हुआ था। ओके, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ अवस्थित है? एकेडमी हैदराबाद में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी ये कहाँ है आपका? हैदराबाद में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित कहाँ है? कानपुर में है। दलहन शोध संस्थान कहाँ है आपका? कानपुर में है आपका। ओके, दलहन शोध संस्थान। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी कब? कहाँ भले? हरियाणा में। मौसम आधारित कौन सा योजना? फसल बीमा योजना। ओके, और ये कहाँ लागू की गई थी? हरियाणा में। फसल बीमा, सिर्फ फसल बीमा योजना कब चालू हुआ था? बोलिएगा 1985 में हुआ था। दलहन शोध संस्थान कहाँ है आपका? कानपुर में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ? हैदराबाद में है। एग मार्क एक्ट कब प्रभावी हुआ था? 1937 में प्रभावी हुआ था। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है कहाँ? लखनऊ में। उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ है आपका? लखनऊ में है केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। और यूपी में कितनी सस्य क्षेत्र है? यानी टोटल जोन है तो 9 वो है। ओके, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? झांसी में है। उपोषण बागवानी इंस्टीट्यूशन कहाँ है? लखनऊ में है। ओके, सिडबी का भी मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। ओके, किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया है?
तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने चालू किया है। ओके, किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया है? तो किसान क्लब का निर्माण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने किया है। ओके, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने किया है किसानों तक पहुंचने के लिए। ओके, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम किया गया था। ओके, कब? 1955 में एसबीआई को। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना जो है निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से है। ओके, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो निर्यात योग्य कृषि प्रोडक्शन से है। ओके, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? हॉर्टिकल्चर मिशन कब चालू किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था। ओके, कब चालू किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 थी और 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 था। ओके, 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 90 के तुलना में नहीं 92 में चालू हुआ था। ठीक है, 2 साल गैप करके 92 से 92 से 97। ओके, और 97 से 2002 ये 9वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 था। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 था। ओके, 1997 से 2002 तक कौन था? 9वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, IR20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? R फॉर राइस, याद रखिएगा, चावल का है। ठीक है, IR20 किस चीज से संबंधित है? अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, वो है चावल। और राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन कौन से पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में, जो 2002 से 2007 के बीच में चालू होती है। 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना चालू होती है। ओके, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना में चालू हुई थी। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित थी? निर्यात योग्य कृषि उत्पाद करना हो, इसीलिए कहा था कि राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना चालू करना पड़ेगा। ओके, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने ही क्या किया था? किसानों तक पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया था। किसका? किसान क्लब का। नेक्स्ट है, विगत एक दशक में भारत ने एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषिभूमि लगभग एक जैसी बनी रही है। किसकी? तो चावल की। ओके, यानी चावल का जो उगाने का जो जमीन है वो एक जैसी ही बनी रही है एक दशक में। ओके, यानी जस की तस रहा है चावल का। भारत में मुख्य खाद्यान्न फसल भी चावल ही है। ओके, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जो जमीन है, कौन सा जमीन? खेती करने योग्य जो जमीन है, यानी खेतीगत जमीन है, कहाँ है? चुनिंदा जिलों में। ये किसके अंतर्गत में शामिल किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत में। ओके, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत में जो खेती योग्य जो जमीन है उसमें बढ़ोतरी करना है एवं प्रोडक्टिविटी में भी वृद्धि करना है। ठीक है, उत्पादकता में भी वृद्धि करना है और उससे कुछ लाकर फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ओके, कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन सी है?
ये फसल कौन सी होगी? चावल, गेहूं और दलहन। कौन सा? चावल, गेहूं और दलहन जो है ये राष्ट्रीय खाद्य मिशन में शामिल है। ओके, जिसमें किया गया क्या है? बढ़ोतरी करना है, खेती का जो जमीन है उसमें बढ़ोतरी करना है, साथ ही साथ प्रोडक्शन में भी वृद्धि करना है। ओके, ये फसल कौन सी है? चावल, गेहूं और दलहन। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब चालू हुई थी? डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। जी हाँ, 1966 का। ठीक है, 1966 का जो अवधि है इस दौरान खाद्यान्नों में विशेष उत्पादकता में वृद्धि हुई थी। ओके, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत में जो चुना हुआ जिला है उसमें खेती योग्य जो जमीन है उसमें वृद्धि करना है, जमीन में भी वृद्धि करना है और प्रोडक्टिविटी में भी वृद्धि करना है। ठीक है, लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना। ये फसलें कौन सी है? चावल, गेहूं और दलहन है। ठीक है, विगत एक दशक में भारत में किस एक का निम्नलिखित फसल के प्रयोग तो कुल पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? तो चावल की। निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं, कौन सी? देखिए, इनमें से कौन सही होगा? निम्नलिखित में से विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं। उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है। ठीक है, जी हाँ, जैसे कच्छ का क्षेत्र हो गया। ठीक है, भाग शुष्क है, उत्तर का भाग। ओके, एवं अर्ध शुष्क भी है। ठीक है, गुजरात का है ये हिस्सा। फिर मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा कपास का भी उत्पादन गुजरात में ही होता है। ठीक है, निश्चित है, तो मध्य भाग में उगाया जाता है। बिल्कुल, गुजरात में ही मध्य भाग में कपास का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में खाद्य फसलें की तुलना में नकदी फसलें की खेती अधिक होती है। जी हाँ, गुजरात में खाद्य फसल की तुलना में किसका अधिक होती है? नकदी फसल की खेती अधिक होती है। ओके, वो है गुजरात। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीनों की नहीं। बिल्कुल सही है। ठीक है, दालों की मांग की वरीयता है। तो देखिए, दालों की मांग की वरीयता है। ठीक है, ऐसा लेकिन ये भी सही है, लेकिन इसके कारण नहीं है कि दालों की कमी है, सॉरी प्रोटीनों की कमी है। दाल की तो कमी है, यहाँ तक लाइन सही है। और दालों की मांग की वरीयता है, जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन प्रोटीनों की नहीं है। इसी कारण क्या दाल की वरीयता नहीं? प्रोटीन के कारण दाल की मांग नहीं है। ये इस लाइन पर मैच कर जाएगा। ठीक है, ये वाला, क्योंकि दाल के मांग की वजह से प्रोटीन नहीं कमा है। ठीक है, दोनों आपस में सही है। तो ऑप्शन बी, कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? तो बासमती चावल जो है ये सर्वाधिक एक्सपोर्ट करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। ओके, कि चाय नहीं, बासमती चावल। कौन भारत में कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है चावल। ओके, बासमती चावल जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है सर्वाधिक। IR20 भी चावल का ही उच्च पैदावार वाली फसलें हैं। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र कितना हो? 1 हेक्टेयर से कम हो, या फिर 1 से 2 हेक्टेयर। 1 से 2 हेक्टेयर हो उसे छोटे किसान कहा गया है। क्या कहा गया है? छोटा किसान कहा गया है 1 से 2 हेक्टेयर वाले जमीन वाले को। ओके, कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु कौन है? चावल।
जो बासमती चावल की विदेशी मुद्रा उपार्जन में सहयोग करती है। भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र कर्नाटक वाला क्षेत्र है। ओके, और साथ ही साथ दक्षिणी पठार है। ठीक है, दक्षिणी पठार यानी कर्नाटक वाला कॉफ़ी खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। और छोटे किसान कहा गया 1 से 2 हेक्टेयर वाले को। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी HYV कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नव कृषि नीति। ओके, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। नव कृषि नीति जो है हाई HYV कार्यक्रम को भारत में कौन सा कृषि कहा जाता है? नव कृषि क्रांति। ओके, ना कि परंपरागत कृषि। ओके, HYV कार्यक्रम को भारत में नव कृषि नीति भी कहा जाता है। ओके, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम नव कृषि नीति भी कहा जाता है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। ओके, वर्गीज कुरियन किससे संबंध है? श्वेत क्रांति से है। ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में चला था, जो फसलों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, पीत क्रांति जैसे येलो क्रांति भी करते हैं, दोनों सरसों के प्रोडक्शन से है। ठीक है, हाँ, नीली क्रांति क्या है? मत्स्य उत्पादन से है। ओके, तो इस प्रकार आपका कृषि लेसन खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले लेसन में, लेसन 8 के। ओके, थैंक यू।